धनानंद, भूल हुई मुझसे जो तुझ जैसे पापी से देश को बचाने की आशा कर बैठा। एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है। आज यहाँ सबके समक्ष उसी शिखा की सौगंध खाकर ये प्रण लेता हूँ कि जब तक तेरा और तेरे नंदवंश का सर्वनाश न कर दूं, और जब तक मगध की राजगद्दी पर एक योग्य राजा को न बिठा दूं, तब तक मैं शिखा बहादुर नहीं। ये बोलकर चाणक्य वहां से तेजी से निकल गए और धनानंद ने अमात्य से कहा, अमात्य, यदि यह ब्राह्मण हमारे राज्य के आसपास भी नजर आए तो इसका सर धड़ से अलग करके बीच चौराहे पर लटका दो। ये हमारा आदेश है। धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसी समय मगध छोड़ दिया और अब उनके जीवन का लक्ष्य था एक योग्य राजा का चयन करना, जो दयालु हो, पराक्रमी हो, जो प्रजा के हित के बारे में सोचे और एक अखंड भारत का निर्माण करे। पुस्तकालय पहुंचकर चाणक्य को वहां आचार्य मेघनाथ ने एक पत्र दिया जिसमें लिखा था, गांधार नरेश अम्बी ने बिना लड़ाई किए ही मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अब सिकंदर की दृष्टि संपूर्ण भारत पर है। यह समाचार पढ़ते ही चाणक्य के चेहरे का रंग बदल गया। इसका तात्पर्य तो यह है कि सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। हाँ आचार्य, इसलिए मुझे यह समाचार शीघ्र ही मगध सम्राट धनानंद तक पहुंचाना होगा। हमें भारत को बचाना होगा। धनानंद सुनेगा, वो भी आपका प्रस्ताव। आचार्य, भीमदेव के दरबार से आप प्राण बचाकर वापस लौट आए। अपने आप को भाग्यशाली समझिए। धनानंद के दरबार में प्राण और मान दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। आचार्य, मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है लोगों को सही दिशा दिखाना। यदि सम्राट धनानंद भी अपने मार्ग से भटकेंगे तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें सही रास्ता दिखाऊं, अन्यथा सर्वनाश सुनिश्चित है। चाणक्य को जाता हुआ देख मेघनाथ ने ताना देते हुए कहा, आचार्य इस बार वापस नहीं आएंगे। चाणक्य तक्षशिला से मगध के लिए निकल पड़े और 5 दिन का लंबा सफर तय कर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंच गए। उन्हें नगर में कदम रखे कुछ ही क्षण हुए थे कि पाटलिपुत्र की जनता पर हो रहे अत्याचार की सच्चाई उनके सामने थी। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, और कितने दिनों तक हमें ऐसे ही अपनों को खोना पड़ेगा। पुत्र, 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 भाई, पुत्र। संभालिए अपने आप, संभालिए। देखिए भाई, मैं आपका दुख तो कम नहीं कर सकता और न ही आपका पुत्र आपको लौटा सकता, पर इतना विश्वास अवश्य दिलाता कि मैं इस समस्या का हल अवश्य खोज निकालूंगा। मैं महाराज धनानंद के दरबार जा रहा हूं और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं महाराज को प्रजा की इस समस्या से अवगत अवश्य करवाऊंगा। ये राज्य ऐसे नहीं चल सकता। महाराज को इस समस्या का समाधान करना ही होगा। आज पहली बार तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा कि मगध का हृदय अभी भी धड़क रहा है। तुमने जो कुछ भी कहा ये मेरे लिए बहुत है पुत्र, बहुत है। परंतु वचन मत दे। तुम्हारे अंदर करुणा है। तू जिससे मिलने जा रहा है उसका लहू पानी हो चुका है। हाँ, उसका लहू पानी हो चुका है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ देने के लिए है, वो है आशीर्वाद। मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए माई। आशीर्वाद दीजिए। उस औरत ने उनके सिर पर हाथ फेरा और चाणक्य दृढ़ संकल्प लिए राजमहल की ओर चल दिए। चाणक्य जब राजमहल पहुंचे तो द्वार पे खड़े द्वारपाल ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूँ। एक विशेष कार्य हेतु महाराज धनानंद से भेंट करनी है। महाराज अभी व्यस्त हैं, आप प्रतीक्षा कीजिए।
उन्हें प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई। चाणक्य को समझ आ गया कि अब सीधे हाथ से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद उनकी नजर कुछ रसोइयों पर पड़ी जो कि महल के पीछे वाले रास्ते से अंदर जा रहे थे। उन्होंने अपना भेष बदला और उन रसोइयों की टोली में शामिल होकर महल के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन राज दरबार तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंदर एक द्वार पे खड़े कुछ सैनिकों ने सबसे आगे चल रहे रसोइयों को रोककर पूछा, रुको, आज कितने लोग हैं? आज हम 10 लोग हैं। ये सुन एक सैनिक ने गिनती शुरू कर दी कि तभी चाणक्य का दिमाग तेजी से चलना शुरू हो गया। उन्हें जल्दी उपाय ढूंढना था, नहीं तो वो पकड़े जाते। कोई काम ढंग से नहीं करते आप लोग। लेकिन ये क्या, राज दरबार में कोई राजसभा नहीं, बल्कि बाहर से आई सुंदरियों का नृत्य चल रहा था और मगध सम्राट धनानंद उसमें स्वयं मग्न थे। अचानक धनानंद की नजर मैली धोती पहने ब्राह्मण पर पड़ी और वो गुस्से में बोला, कौन हो तुम? अंदर कैसा है ये? चाणक्य ने अपने हाथ जोड़ बड़े ही शांत भाव से कहा, प्रणाम महाराज, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। चाणक्य का परिचय सुनकर अमात्य चौंक गए और बोले, आचार्य आप? परंतु ऐसे अचानक, वो भी बिना किसी अनुमति के राज दरबार में पधारने का कारण? अमात्य राक्षस, मैंने आपके द्वारपाल को संदेश दिया था, परंतु कदाचित उसने स्थिति की गंभीरता को समझा नहीं और मुझे वहीं द्वार पर रोक दिया। तो यदि द्वारपाल आपको द्वार पे रोकेगा तो आप ऐसे बिना अनुमति के घुसपैठियों की तरह अंदर आ जाएंगे? यह है आपकी शिक्षा? इस अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं महाराज, परंतु मेरा आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक था। वैसी भी क्या बात करनी थी आपको कि आप थोड़ी भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? आपका भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मणों को नहीं मारते, नहीं तो आपका शीश धरती पर पड़ा मिला होता। अब जब इतना दुस्साहस दिखा ही दिया है तो बताओ, क्या बात करनी है? महाराज, गांधार नरेश अंबी ने बिना लड़ाई किए ही मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। सिकंदर किसी भी समय भारत पहुंच सकता है। भारत को उससे बचाने के लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा। मैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ। यदि आपको चर्चा करनी है तो तनिक निकट आइए। थोड़ा और निकट आइए। अब अपने घुटनों पर बैठ जाइए। चाणक्य ने इस अपमान को सह लिया, क्योंकि अभी उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रजा और देश की चिंता थी। उन्होंने अपना स्वाभिमान त्याग दिया और वहीं घुटनों के बल बैठ गए। जा चुपचाप अपना काम कर। युद्ध के बारे में सोचना और युद्ध करना हमारा काम है, समझे? तू जिससे मिलने जा रहा है उसका लहू पानी हो चुका है। चाणक्य ये अपमान सह नहीं पाए और धनानंद की आंखों में आंखें डालकर बोले, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मेरी शिक्षा ने मुझे यही सीख दी है कि ये राज्य जितना आपका है उतना हमारा भी। और मैं यहाँ अपना कर्तव्य समझकर आपसे सहायता मांगने आया, क्योंकि सिकंदर की उस विशाल सेना को रोकने का सामर्थ्य केवल आप में है महाराज। सामर्थ्य? हमें अपने सामर्थ्य का ज्ञान है, और जब सिकंदर हम पर
वार करने की सोचेगा भी, हम उसे निपट लेंगे। जिस गति से आए थे उसी गति से निकल जाओ। निकल जाऊंगा महाराज, परंतु जाने से पहले आपको यह अवश्य स्मरण कराना चाहता हूं कि यदि आपने एक राजा का कर्तव्य उचित ढंग से निभाया होता तो इस ब्राह्मण को तक्षशिला से यहां तक चलकर आने की आवश्यकता ही ना पड़ती। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, उस पर अत्याचार करना नहीं। परंतु मगध की दशा देखकर मुझे यह भली भांति समझ में आ गया है कि वो समय दूर नहीं जब केवल मगध ही नहीं संपूर्ण भारत ही हम सिकंदर को भेंट स्वरूप दे देंगे। ये सुनते ही धनानंद का पार आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया। ब्राह्मणों का मान सम्मान उनकी शिखा में होता है। शिखा पकड़ के इसे खींचते हुए यहां से ले जाओ। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और चाणक्य को चोटी से खींचते हुए बाहर द्वार की तरफ ले जाने लगे। चलो चलो। धनानंद, भूल हुई मुझसे जो तुझ जैसे पापी से देश को बचाने की आशा कर बैठा। तूने एक शिक्षक का, एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है। इसलिए मैं जनक पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, आज यहां सबके समक्ष उसी शिखा की सौगंध खाकर यह प्रण लेता हूं कि जब तक तेरा और तेरे नंदवंश का सर्वनाश न कर दूं और जब तक मगध की राजगद्दी पर एक योग्य राजा को न बिठा दूं, तब तक मैं शिखा बांधूंगा नहीं। अमत्या, यदि यह ब्राह्मण हमारे राज्य के आसपास भी नजर आए तो इसका सर धड़ से अलग करके बीच चौराहे पर लटका दो। ये हमारा आदेश है। तक्षशिला की तरफ बढ़ते हुए जब वो जंगल से होकर जाने वाले मार्ग पर चल रहे थे तो उनकी नजर उसी मार्ग पर आगे चल रहे एक 14 साल के बच्चे पर गई। लेकिन तभी वो बच्चा हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। ये देख चाणक्य अचंभित हुए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन लुटेरों ने अपनी कमर से कटार निकालकर उस आदमी पर हमला कर दिया। चाणक्य उन लुटेरों को रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी उन लुटेरों पर किसी ने गुलेल से हमला किया और वो तुरंत ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। तुमने सही समय पर आकर हमें इनसे बचा लिया, नहीं तो आज हमारी मृत्यु निश्चित थी। अरे नहीं, ये लोग आपके प्राण नहीं लेते, ये तो बस लूटपाट करके चले जाते। परंतु अभी आप सुरक्षित हैं, आप जा सकते हैं। धन्यवाद आपका। उस यात्री ने अपना सामान समेटा और आगे बढ़ गया। चाणक्य वहीं खड़े हो सब देख और सुन रहे थे और फिर उनकी नजर उन लुटेरों पर गई जो अभी भी जमीन पर मूर्छित पड़े थे। आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद ये लोग उठ जाएंगे, परंतु तब तक वो यात्री कहीं दूर पहुंच चुका होगा। चाणक्य उस छोटे से बच्चे की बात सुन के मंत्रमुग्ध हो गए। रुको, नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। यशस्वी भव चंद्रगुप्त। मुझे मगध का भविष्य दिखाई दे रहा है। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति देख उसे पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए, तभी वो न्याय करने में सक्षम होता है। धनानंद, तू न केवल एक राजा का कर्तव्य भुला चुका है, अभी तू अपने अहंकार में मगध की पावन माटी को भी कलंकित कर चुका है।
परंतु आज और अभी से कलंक को मिटाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तेरे पास अधिक समय नहीं है दयानंद। शीघ्र ही तू अपने लहू से मगध की पावन धरती को सिंचित करेगा। आज मेरी खोज पूरी हुई, मिल गया है मुझे मगध का भावी सम्राट। मगध की राजगद्दी पर अब चंद्रगुप्त बैठेगा और इसे उस राजगद्दी पर बिठाएगा ये चाणक्य। आखिर कैसे बनाएंगे चाणक्य एक मामूली से लड़के को मगध का सम्राट? चंद्रगुप्त में आखिर क्या देखा आचार्य चाणक्य ने? चाणक्य की कौन कौन सी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा छोटे बालक चंद्रगुप्त को? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने पूरे देश का अपना पसंदीदा शो चाणक्य।